बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान ख़ान के गिर्द जो शिकंजा है दंदानेदार, या जिसको हम कहते हैं कि दांतों वाला शिकंजा, वो चारों तरफ से कसा जा रहा है और कोई सबील निकलने की नज़र नहीं आ रही है, ना इलेक्शन कमीशन से, ना सुप्रीम कोर्ट से। और रोज़ाना नए नए इंकशाफ जो होते हैं उनकी वजह से ये शिकंजा और सख्त होता जा रहा है। और इन शिकंजों की इस कैफियत में इन्होंने मुस्लिम लीग नून को नया चारा डालने की कोशिश की है, जो ज़ाहिर है कि बचगाना है और मुस्तरद कर दी गई है, उसमें कोई वज़न नहीं है। लेकिन उन्होंने एक कोशिश की है और ये चारा ये डाला है कि हमें मुश्तरका दुश्मन से निपटना चाहिए, क्योंकि ये हमें नहीं छोड़ेंगे तो उसके बाद आपकी बारी भी आएगी। और फिर मुस्लिम लीग ने क्या जवाब दिया वो भी बताऊँगा। तो फिर इसके बाद ये है कि इदारे अब इसके ख़िलाफ़ इतना ज़्यादा क्यों हो गए हैं, और यहाँ तक कि अब जिसे सही मानों में कहा जाता है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, तो वहाँ तक पहुँचे हैं। तो उसकी एक वजह क्या हुई है, और ये है कि सदर की पोजीशन जो है, जो सदर एक दहशतगर्दी के मुकदमे में मुलव्वस शख्स को जिस तरह सदर बनाकर पाकिस्तान की तौहीन की गई, आईने पाकिस्तान की तौहीन की गई, अब उससे खुलासी की सूरत निकलती नज़र आ रही है। तो नाज़रीन, शिकंजा यूँ सख्त हो रहा है कि एक तो रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में इस बात पर गया है कि फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जो अकाउंट्स इसने नहीं बताए थे, डिक्लेयर नहीं किए थे, झूठा डिक्लेरेशन फाइल किया था, अब उसमें मज़ीद अकाउंट्स निकलते आ रहे हैं। और वो मकसूद चपड़ासी वाला जो शहबाज शरीफ वाला बनाया हुआ था उन्होंने किया, तो यहाँ इनके चार मकसूद चपड़ासी निकल आए, जिनके 20,000 रुपये तनख्वाह है और 50-50 करोड़ रुपए उनके डिपॉजिट में जमा है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक भी और मज़ाक़ खेज़ भी ये चीज़ सामने आई है कि ये जो रेफरेंस दायर किया गया है इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तोशा खाने का, उसमें एक तो खैर वो ठोस चीज़ मौजूद है कि इसने तोशा खाने के तहाइफ बेचे, नाजायज़ कीमत पर बेचे, वो एक अलग किस्सा है। लेकिन जो नाजायज़ कीमत पर बेचे उनकी कीमत इसने वसूल की, लेकिन मुसलसल 3 साल तक इसने अपने सालाना गोशवारों में उनको शो नहीं किया। नाज़रीन, आपको याद होगा, बल्कि कौन भूल सकता है कि नवाज़ शरीफ को सज़ा इस बात पर सुनाई गई थी, नाअहल इस बात पर किया गया था कि उन्होंने वो अपने बेटे की फर्म से जो तनख्वाह वसूल करनी थी और की नहीं थी, वो डिक्लेयर क्यों नहीं की। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में लिखा है कि ये असासे डिक्लेयर करना इसलिए ज़रूरी थे कि ये तनख्वाह अगरचे वसूल नहीं की गई लेकिन वसूल हो सकती थी। यानी वो असासा जो नवाज़ शरीफ का है नहीं, लेकिन हो सकता था, मुस्तकबिल में नवाज़ शरीफ का असासा हो सकता था, वो डिक्लेयर नहीं किया, इसलिए नाअहल। और यहाँ इमरान ख़ान के ऐसे असासे निकल रहे हैं जो उसकी मिल्कियत में थे लेकिन उसने डिक्लेयर नहीं किए। तो इस बात से अब बचाव करना से रुकनी बेंच के बस की बात भी नहीं है। और इमरान ख़ान ने शायद इस एतमाद के साथ ये करप्शन की और ये बेईमानी की कि से रुकनी बेंच बैठा है मुझे बचा लेगा, या उसके दिल में कोई और बात होगी, या ये कहिए कि अल्लाह ताला ने उसकी मत मार दी थी। जो भी है, अब वो इस तरह ऐसा फंसा है कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता, ना जनरल फैज़ बचा सकता है, ना कोई से रुकनी बेंच बचा सकता है, और ना ये। और ये बात जो कि इससे मज़ीद जो ख़तरनाक बरामद हुई है कि इसने तोशा खाने से जो बहुत सारे तोहफ़े ऐसे भी वसूल किए जो इसने तोशा खाने में जमा ही नहीं कराए, मुफ्त ही ले गया घर के अंदर। यानी तोहफ़ा मिला सीधा घर के अंदर, तोहफ़ा मिला सीधा घर के अंदर, फिर बेच दिया या घर में इस्तेमाल किया या जो। लेकिन तोशा खाने के रिकॉर्ड में उसका इंदराज नहीं कराया, और ना ही कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक। कानून तो यही कहता है ना कि आप जो तोशा खाना का जो तोहफ़ा आपने घर में रखना हो, अपने पास रखना हो, तो उसकी मालियत का इतना हिस्सा आप जमा कराएं और फिर लेकर जाएं। इसने वो मालियत तो क्या, उनका तोशा खाने के रिकॉर्ड में इंदराज भी नहीं कराया और सीधा वो तोहफ़े घर ले गया, जबकि इन तोहफ़ों का रिकॉर्ड ज़ाहिर वज़ारत ख़ारजा के हवाले से हर जगह पर मौजूद होता है। ये उससे भी संगीन बात है। और नाज़रीन, मुझे याद है, बहुत हफ्ते पहले की बात है, बल्कि शायद 3-4 महीने हो गए, मुझे एक साहब का फ़ोन आया था कि इमरान ख़ान को आपने उठाई गिरा क्यों कहा है। अच्छा, एक्चुअली मैंने इमरान ख़ान को नहीं कहा था, ये आरिफ उल्वी को कहा था उठाई गिरा है।
तो उन्होंने कहा 28 गिरा जो है ये लफ्ज़ ठीक नहीं है इतने बड़े सियासतदान के लिए। तो मैंने खैर वजाहत कर दी कि मैंने इमरान खान को नहीं कहा, आरिफ उल्वी के लिए कहा था। तो लेकिन अब ये लफ्ज़, ये जो इमरान खान ने ये जो हरकत की है कि तोशा खाने के तोहफे तोशा खाने में जमा कराए बगैर ही घर पर ले गया, और उनमें गिलास और प्यालियाँ भी शामिल थी, चाय की चैनक, वो जो टी सेट होता है वो, इस तरह की चीज़ें भी शामिल थी। यानी महंगी से महंगी चीज़ भी शामिल थी और करोड़ों रुपए मालियत वाली भी, और 10, 5, 6 हज़ार रुपये मालियत की चीज़ें भी इसमें शामिल थी जो इसने नहीं छोड़ी। अब मुझे बताइए कि ऐसे शख्स के लिए उठाई गिरे का लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता है या नहीं हो सकता? यानी पेटी थीफ जिसे कहते हैं, अगरचे मैं इसको पेटी थीफ नहीं कहता क्योंकि इसने जो डकैतियाँ मारी हैं वो बहुत ग्रांड किस्म की डकैतियाँ मारी हैं और बहुत बड़ी बड़ी ह्यूज अमाउंट की डकैतियाँ। वो क्या, एक काउबॉय फिल्म आई थी डाकुओं की, मैग्निफिसेंट 7, तो ये इस तरह का डाकू है, लेकिन साथ साथ ये बिल्कुल नीच सतह पर आकर भी चोरी करता है। तो मैं, अगरचे मैंने अभी तक इसको कहा नहीं उठाई गिरा, लेकिन क्या अगर मैं ये कहूँ तो क्या ये गलत होगा कि इमरान खान बहुत बड़ा चोर है, बहुत बड़ा डाकू है, लेकिन साथ साथ ये बहुत घटिया लेवल का उठाई गिरा भी है? गलत तो नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ साबित कर रही है कि जो आदमी किसी के घर मेहमान जाए और जाते हुए वहाँ से एस्ट्रे जो पड़ी होती है मेज़ पर वो भी कोट की जेब में डालकर ले जाए, तो उससे ज़्यादा घटिया रवैया कि आप किसी से क्या तवक्को कर सकते हैं। और ये इमरान खान ने इसी तरह का घटियापन का मुजाहरा किया है जो कि आम तौर पर हम किसी के बारे में सोच नहीं सकते। ये एक अफसर जो होता है SHO लेवल का, वो करप्ट होता है तो वो भी ख्याल रखता है। मसलन एक लेवल होता है कांस्टेबल का, किसी ज़माने में जो कांस्टेबल था वो रिश्वत की उसकी जो सतह थी वो ये थी कि किसी से एक डब्बी सिगरेट ले ली या किसी से मुफ्त चाय पी ली। अगर एक DSP लेवल का आदमी सिगरेट की डब्बी रिश्वत में ले तो उसे आप क्या कहेंगे? यानी अगर करप्शन करनी है तो उसको अपने डेजिग्नेशन का कुछ तो ख्याल करना चाहिए कि डेजिग्नेशन क्या है। तो ये इमरान खान साहब वो मौसूफ हैं कि जिन्होंने अरबों रुपए के डाके भी मारे, अरबों रुपए की करप्शन भी की, करोड़ों रुपए की करप्शन भी की, लाखों रुपए की भी की और हज़ारों की भी नहीं छोड़ी। और मैंने एक मरतबा कहा था कि ये इमरान खान वो आदमी है कि अगर मेज़ पर 10 रुपये का नोट कोई भूल जाए तो ये उठाकर उसे भी जेब में डाल लेगा, ये इस तरह का चोर। और अब तो ये तोशा खाना, ये जो स्पीकर ने रेफरेंस दायर किया है उस रेफरेंस के जो मुंदरजात सामने आए हैं तो उनसे तो ये बात साबित हो गई है कि ये 10 रुपये का नोट भी नहीं छोड़ेगा, ये उसे भी चोरी कर लेगा, ये इस तरह का आदमी है। नाज़रीन, ये इसका शिकंजा जो है ये तो नाकाबिल शिकस्त है। अगर कोई ये कहता है कि नहीं इसमें से बचत की सूरत हाल निकल आएगी तो फिर ये है कि मौजज़ा ही होगा, क्योंकि मौजज़े तो क़यामत के नज़दीक होने हैं, सूरज ने मगरब से निकलना है, ये भी एक मौजज़ा ही होगा। तो इसी तरह का ये भी मौजज़ा होगा। तो बहरहाल इस किडक्की की फ़ज़ा में जब किडक्की का शिकंजा सख्त हो गया और दबाव फील होने लगा है, खौफ इनकी रग रग में उतर गया है, इनकी नस नस में उतर गया है, तो ऐसे में पहले तो इन्होंने ये एक मुहिम चलवाई अपने एंकर पर्सन हजरात से और मजमून नगारों से और कालम नगारों से जो बेईमानी की और बददियानती की, सहाफ़ती बददियानती की हदें अबूर कर चुके हैं। उन्होंने ये कहा कि जी देखें, पहले नवाज़ शरीफ को टेक्निकल बुनियादों पर नॉकआउट किया गया, अब दूसरे बड़े सियासतदान को टेक्निकल ग्राउंड्स पर आउट करना ये कोई अच्छी रवायत नहीं है। और नाज़रीन, ये मुलाज़ा फरमाइए बददियानती, जब नवाज़ शरीफ को एक बेसरोपा चीज़ पर नाअहल किया गया था तो इन्होंने पूरे 2 साल अपने चैनल्स पर ये शोर मचाए रखा था कि नवाज़ शरीफ करप्शन पर निकाला गया, नवाज़ शरीफ करप्शन पर निकाला गया, पाकिस्तान की इज़्ज़त खाक में मिला दी कि वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर रहते हुए इसने करप्शन किया। हालांकि करप्शन का केस ये था ही नहीं, लेकिन उन्होंने करप्शन के जो डंके बजाए वो आपकी याद से अभी महव नहीं हुए होंगे। और अब वही हज़रात ये कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ को टेक्निकल बुनियादों पर नाअहल किया गया और उन्हीं टेक्निकल बुनियादों पर इमरान खान को नाअहल करना ये अच्छी रवायत नहीं, इसमें दोहरा झूठ है। पहला झूठ ये है जो खुद उन्होंने बोला कि नवाज़ शरीफ को जिस तरह उन्होंने जश्न मनाया, और दूसरी बात यह है कि अगर नवाज़ शरीफ की हद तक तो हम ये मान सकते हैं कि टेक्निकल नहीं बल्कि डिसऑनेस्टी करते हुए नवाज़ शरीफ को नाअहल किया गया, बददियानती करते हुए, जुल्म करते हुए, नाइंसाफ़ी करते हुए नवाज़ शरीफ को नाअहल किया गया, ऐसे असासे की बुनियाद पर जो नवाज़ शरीफ के पास था ही नहीं।
लेकिन इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केस है वो मुश्तबा के असासों का नहीं है, वो मुमकिन असासों का नहीं है, वो ऐसे असासों का नहीं है जो मुस्तकबिल में इमरान खान की मिल्कियत हो सकते थे, बल्कि ये उन असासों का केस है जो इमरान खान के पास थे, जो इमरान खान ने हथियाए, जो इमरान खान ने नाजायज़ राय से कमाए। यानी दो दो जुर्म बनते हैं इमरान खान पर। एक तो ये है कि इसने असासे डिक्लेयर नहीं किए, और दूसरी ये कि असासे जो इसने डिक्लेयर नहीं किए वो करप्शन के माल से, लूट मार के माल से, खिलाफ कायदा वारदात के बुनियाद पर ये असासे इसने जमा किए। यानी ये दोहरा मुजरम है, दोहरा मुजरम। तो इसको ये इशू बनाया गया कि ये टेक्निकल। अब ये क्या कह रहे हैं, अब ये कैंपेन चला रहे हैं। आपने टीवी पर कई प्रोग्राम देखे होंगे और कई व्लॉग भी देखे होंगे और कई ट्वीट्स भी देखे होंगे और कई बयानात भी देखे होंगे कि अगर इमरान खान को नाअहल किया गया तो अगली बारी फिर नवाज़ लीग की होगी और अगली बारी फिर पीपल्स पार्टी की होगी। पीपल्स पार्टी पर ये कम दबाव डाल रहे हैं, मुस्लिम लीग नून पर ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं कि अगली बारी तुम्हारी होगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम मुश्तरका दुश्मन के सामने इकट्ठे हो जाएं, माजी को भुला दें। और इमरान खान जो है वो गारंटी देते हैं कि नवाज़ शरीफ अगर पाकिस्तान आएंगे तो जैसा कि इमरान खान ने पहले किया था कि नवाज़ शरीफ पाकिस्तान आए तो मैं मुज़ाहमत करूँगा, अब उनकी तरफ से कोई मुज़ाहमत नहीं होगी, कोई मुज़ाहमत नहीं होगी। वे नवाज़ शरीफ आएँ तो हमें इस वक्त मिलकर चलना है, क्योंकि फ़ौज हमारा मुश्तरका दुश्मन है। इस मुश्तरका दुश्मन से निपटने के लिए हमें इत्तेहाद करना होगा और आपस में हम लड़ते रहेंगे। बज़ाहिर ये एकेडमिक तरह की बड़ी खूबसूरत बातें हैं, लेकिन ये माजी में अच्छी लग सकती थी, अब अच्छी नहीं लग सकती। अब तो इनको सुनकर हंसी आती है। मुस्लिम लीग ने अपने जवाब में ये भी कहा, यानी मुस्लिम लीग से मुराद ये है कि जब ये मुस्लिम लीग के लीडरों से मिलते हैं, वज़ीरों से मिलते हैं, नुमाया अहदेदारों से मिलते हैं, तो इस तरह की बात करते हैं, तो वो जवाब में कहते हैं कि जनाब हम तो फ़ौज को इस तरह का दुश्मन नहीं समझते जिस तरह आप समझ रहे हैं, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए आप मान भी लेते हैं कि वो मुश्तरका दुश्मन है, हम तो फिर हम ये कहते हैं कि फ़ौज ने हमारे साथ जो करना था वो तो कर लिया। नवाज़ शरीफ नाअहल हो चुके, अब क्या नवाज़ शरीफ को दोबारा नाअहल करेंगे? यानी इमरान खान के बाद जो कहते हैं कि आपकी बारी है, तो क्या इमरान खान के बाद नवाज़ शरीफ को एक मरतबा फिर वो नाअहल करा देंगे? ज़ाहिर है ये एक बचगाना किस्म की बात का, बचगाना किस्म का जवाब है, लेकिन इसको इल्ज़ामी जवाब भी कहते हैं। इल्ज़ामी जवाब का मतलब ये होता है कि बात वो हम करना नहीं चाहते, लेकिन चूँकि तुमने इस एंगल से बात की है लिहाजा फिर हमारी तरफ से ये जवाब है। तो अब देखिए इसमें PTI कितने कच्चे ग्राउंड पर मुस्लिम लीग से बात करने की कोशिश कर रही है। ये कच्चे ग्राउंड है, एक तो मुश्तरका दुश्मन समझने के बाद, जबकि मामला यहाँ कुछ और है, और दूसरी बात यह है कि इदारों ने अब एक चीज़ डन कर दी है। वो क्या चीज़ डन कर दी है वो आपकी इल्म में है, और मामला इंतहा तक तो पहले ही पहुँच चुका था, लेकिन इस इंतहा को जो ज़्यादा मज़ीद इंतहा पर जो पहुँचाया वो इस मामले ने पहुँचाया कि जब कोई बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी का एक हेलीकॉप्टर गिरा और उसमें जनरल सरफराज और एक ब्रिगेडियर समेत 5 अफसर और जवान शहीद हुए, तो एक मुहिम चली सोशल मीडिया पर जो सब ने देखी। वो इतनी शर्मनाक थी, इतनी वाहियात थी कि मुल्क का दुश्मन, मुल्क का गद्दार ही कोई, बल्कि गद्दार भी शायद इस तरह की बात करते हुए कुछ थोड़ा सा लिहाज रखते होंगे, ये गद्दारों के भी बाप निकले। तो मसला उन ट्वीट्स पर नहीं हुआ। वो पहले तो ये समझा गया कि भाई ठीक है PTI के लोग मुश्तल है, ये उनमें से कुछ इनफरादी लोगों की कार्रवाई उनके ख़िलाफ़, उनको पकड़ा जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन फ़ौरन ही ये इत्तला सब तक पहुंच गई, सबूत मिल गए जो गिरफ़्तार हुए, और गिरफ़्तार होने वाले की तादाद कल मैंने 12 बताई थी, और अब जो पता चला है कि वो 75 के करीब अफराद पकड़े गए हैं, 75। तो सब PTI के बाकायदा नेटवर्क का हिस्सा है, यानी इंडिविजुअल नहीं है। इंडिविजुअल से मुराद होता है कि जैसे मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मैं नवाज़ शरीफ की हमायत करता हूँ पाकिस्तान के बहुत सारे मामलात में। तो अगर नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ कोई गैर कानूनी कार्रवाई होती जिस तरह के ये परामा केस हुआ, तो मैं एक बात करता हूँ, वो नाजायज़ कहूँ या जायज़ कहूँ वो मेरी अपनी बात है, लेकिन अगर मुस्लिम लीग का एक ओहदेदार वही बात करे तो ये समझा जाएगा कि ये मुस्लिम लीग की पार्टी पॉलिसी के मुताबिक बात कर रहा है। मैं अगर मुस्लिम लीग की फेवर करूँगा भी
तो उसकी ज़िम्मेदार मुस्लिम लीग नहीं होगी। लेकिन जो नॉन आदमी है, मुस्लिम लीग के नेटवर्क का हिस्सा है, मुस्लिम लीग के ओहदेदार हैं किसी न किसी शक्ल के, उसके सोशल मीडिया के ज़िम्मेदार हैं, उसकी तंजीमी नेटवर्क का हिस्सा है, तो उसका ज़िम्मेदार पार्टी होती है। चुनांचे इंडिविजुअल को सज़ा तो मिलती है, लेकिन इंडिविजुअल का मलबा, उनके गुनाहों का बोझ वो पार्टी पर नहीं डाला जाता। ठीक है, एक आदमी ने ये गद्दारी वाला ट्वीट कर दिया, गालियों वाला ट्वीट कर दिया, बददुआओं वाला ट्वीट कर दिया, इसको पकड़ लो, इसको सज़ा दो, जो भी कानून के मुताबिक बनती है। लेकिन जब ये पता चले कि ये तो इमरान खान की हदायत पर सब कुछ चल रहा था, तो फिर मुझे बताएं कि कोई गुंजाइश तो खैर पहले ही ख़त्म हो गई थी, लेकिन गुंजाइश ख़त्म होने के बाद एक मोर ओवर की स्टेज भी होती है, वो स्टेज आ गई जब ये पता चला कि ये सारे का सारा नेटवर्क पिंकी पीरनी के आर्डर पर चल रहा था और इमरान खान की तरफ से हदायत आ रही थी कि ये चीज़ें आपने फैलानी हैं। क्या चीज़ें फैलानी हैं? नंबर 1 कि जनरल सरफराज शहीद चूँकि रजीम चेंज के ख़िलाफ़ थे, लिहाजा उनको कत्ल किया गया है, इन्होंने कत्ल करवाया, ये चीज़ें चली हैं। और ये मुहिम अभी ख़त्म नहीं हुई। 75 आदमियों की गिरफ़्तारी के बाद और ऑपरेशन क्रैकडाउन जारी होने के बाद भी ये ट्वीट्स आ रही हैं कि आखिर क्या वजह है कि हेलीकॉप्टर के हादसे में जितने बैठे थे मुहब्बे वतन थे, आखिर क्या वजह है कि गद्दारों का हेलीकॉप्टर नहीं गिरता, सिर्फ मुहब्बे वतन हवरात का हेलीकॉप्टर गिरता है। ये अंदाज़ा करें, ये डायरेक्ट एक मैसेज है कि मौजूदा अस्करी क़यादत को वो गद्दार कह रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि नेटवर्क पाकिस्तान में भी पूरी तरह काबू में नहीं आया, अगरचे काफ़ी सारे लोग पकड़े गए हैं। और दूसरा ये है कि जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं उनको भी तो पकड़ना ज़रूरी है, उनको पकड़ने के लिए भी कार्रवाई का फ़ैसला हो गया है। और वो कार्रवाई कैसे होगी, ज़ाहिर है उनकी हुकूमतों से रब्ता किया जाएगा या वहाँ के कवानीन का सहारा लिया जाएगा, वल्लाह आलम। लेकिन बताने वाली बात ये थी कि जब ये राज खुला कि ये गलीज़ तरीन मुहिम जिसमें फ़ौजी क़यादत को गद्दार भी कहा गया, उनके ना मरने पर सदमा ज़ाहिर किया गया, उनके जहन्नम रसीद होने की बातें की गई और ये कहा गया कि ये जो हेलीकॉप्टर था ये फ़ौज ने गिराया और ये अमेरिका ने पैसे दिए और अमेरिका के साथ साज़बाज़ हुई और अहमद ज़वाहिरी को मरवाने की डील हुई, उसके पता नहीं कितने अरबों मिले हैं। सारे के सारे झूठ तो खैर वो बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये झूठ थे ये, लेकिन बताने वाली बात ये है कि ये खबासत एक ज़ाहिर की, उनको भी पता था कि हम झूठ बोल रहे हैं। और पीटीआई के जो हामी हैं उनको भी पता था कि ये जो ट्वीट आ रहे हैं, ये जो कैंपेन चल रही है, झूठ है, ऐसा नहीं है। अहमद ज़वाहिरी को पकड़ने के लिए कोई पैसा नहीं लिया गया और पाकिस्तान की एयर स्पेस भी इस्तेमाल नहीं हुई, हालांकि हो सकती है कानूनन जो मुआदा है पुराना उसके तहत हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं हुई। अहमद ज़वाहिरी की हिलाकत में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है। हेलीकॉप्टर का जो हादसा था, जो या तो वो कुदरती हादसा था किसी वजह से हुआ या फिर उसमें BLA वाले मुलव्वस हो सकते हैं। और जनरल सरफराज रजीम चेंज की मुखालफ हामी होने वाली बात भी बिल्कुल झूठ और मनगढ़ंत, सिर्फ इस बात को फैलाने के लिए, इस बात को तक़वियत देने के लिए कि उनको मारा गया और ये कहा गया कि वो रजीम चेंज के मुखालिफ थे। रजीम चेंज के मुखालिफ होते और PTI के अपने मौक़िफ़ के मुताबिक फिर तो वो जनरल बाजवा के मुखालिफ थे, तो जनरल बाजवा साहब ने उन्हें फिर कोयटा का कोर कमांडर क्यों लगाया? यानी हर तरफ से झूठ, नीचे से झूठ, ऊपर से झूठ, दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ से झूठ, अंदर से झूठ, बाहर से झूठ। लेकिन मसला झूठ का नहीं, मसला उस खबासत की हदों को अबूर करना है जिसकी दुनिया की कोई फ़ौज, कोई मुल्क, किसी रियासत की हुकूमत इजाज़त नहीं दे सकती। अब 75 पकड़े गए हैं और इनके साथ आप देखिएगा कि इनकी उस तरह से ज़मानतें भी नहीं होंगी। हाँ, ये हो सकता है कि जो निस्बतन जिन्होंने कम ख़तरनाक ट्वीट किए और जिनकी उम्र बहुत कम है, और यही तो रोना है कि नौजवानों की एक पूरी नस्ल को, एक पूरी तादाद को इमरान खान ने बर्बाद करके रख दिया। और यही तो दज्जाल असगर का मिशन था कि पाकिस्तान की वो नस्ल जिसने अगले 10 बरस बाद, 10 या 12 बरस बाद या 15 बरस बाद पाकिस्तान का निज़ाम संभालना है, उसको बर्बाद कर दो, उसको फना कर दो, उसकी ज़हनी तौर पर ज़ुम्बी बना दो, वो किसी सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो जाए, वो अच्छे बुरे की तमीज़ ना कर सके, वो सिर्फ़ गालियों पर रखे, उसके अंदर गुरूर और तकब्बर भर दो, बदज़बानी भर दो, बदअखलाक़ी भर दो, बेईमानी और करप्शन भर दो, हर तरह की करप्शन से लैस एक ऐसी नस्ल तैयार करो जिसके बाद पाकिस्तान को
तबाह करने के लिए ना भारत की ज़रूरत रहे, ना रूस की ज़रूरत रहे, ना अमेरिका की ज़रूरत रहे, ना इसराइल की ज़रूरत रहे, ना वो क्या तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP, ना उसकी ज़रूरत रहे। तो ये इमरान खान ने कारनामा किया। तो ये जो बात थी, ये ऊँट की कमर पर आखिरी तिनके से भी बड़ा बोझ साबित हुई। नाज़रीन, सदर आरिफ उल्वी, जिनको सदर कहना इस मनसब की अच्छी खासी तौहीन है, जब ये ट्वीट्स की मुहिम चली तो उसके बाद अस्करी क़यादत ने जो रिपोर्टें आईं कि आरिफ उल्वी को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी, इस सख्त बेइज्जती के बाद आरिफ उल्वी ने एक ट्वीट जारी किया कि बड़े अफसोस की बात है, रवायात ये वो हमारी रवायत नहीं है, हमारा कल्चर नहीं है, मुझे मुलव्वस किया जा, पता नहीं किस बात में मुलव्वस किया जा रहा है। इतना लंबा चौड़ा ट्वीट लिखने के बजाय उसे ये चाहिए था कि बताता कि जब वज़ीर आज़म शहीद अफसरों के जनाजे में पहुँचे तो तुम क्यों नहीं पहुँचे, ये नहीं गया, क्यों नहीं गया, बताए ये क्यों नहीं गया। तरदीद वो कर नहीं सकता। उधर DG ISPR से सवाल किया गया इस बारे में तो उन्होंने कह दिया कि मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा। अब इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है कि एक सदर जो आइनी तौर पर, आइनी शिक के तौर पर पाकिस्तान की अफवाज का सुप्रीम कमांडर भी है, उस पर ये हर तरह से अदम एतमाद नहीं है तो क्या है। चुनांचे पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी ने एक 6 निकाती चार्जशीट जारी करते हुए आरिफ उल्वी से मुतालबा किया है कि इस्तीफ़ा दो। और सुना ये भी है कि ये तकरीबन ईवान सदर में कुछ लोगों के साथ, अपने साथियों के साथ मिलते हुए तकरीबन रो पड़ा और कहा कि मैं इस्तीफ़ा देने का सोच रहा हूँ। यानी ज़ाहिर है इंसान कितना भी बेज़मीर हो, कितना भी वो करप्ट हो, जिस तरह के आरिफ उल्वी है, लेकिन उसके असाब कमज़ोर होते हैं और गुंडा अनासर के आसाब जो हैं वो हमेशा कमज़ोर होते हैं। ये जो गुंडे बाहर बढ़ के मारते हैं और दहशत फैलाते हैं, जब थाने में इनकी चित्तर परेड होती है तो इनकी चीखें आम आदमी से भी ज़्यादा ऊंची होती हैं। तो आरिफ उल्वी एक थर्ड रेट गुंडा है जिसने TV पर कब्ज़ा किया, मुसल्ला की ज़ाहिर पीछे इसकी ताकत थी, उस ताकत के बलबूते पर कब्ज़ा किया तो ये गुंडागर्दी की। इसी तरह के और इसकी गुंडागर्दियाँ उबाश बने मशहूर हैं। तो जब इस पर दबाव पड़ा तो एक मरतबा तो ये टूटा होगा अंदर से, तभी इसने इस्तीफ़े की बात की, लेकिन इसको इस्तीफ़ा देने से पार्टी वालों ने रोक दिया कि फिर हमारा क्या बनेगा। अब तुम्हारा तो कुछ भी नहीं बनेगा चाहे ये इस्तीफ़ा ना दे, क्योंकि इनकी उम्मीद थी कि अनकरीब ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि ये आरिफ उल्वी जो है ये शहबाज शरीफ को ऑर्डर करेगा कि एतमाद का वोट लो। लेकिन अब बात वहाँ से आगे निकल गई है और अब आरिफ उल्वी पर इतना दबाव बढ़ेगा कि ये इसको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा और इसके ख़िलाफ़ करारदादें पास होंगी, मुतालबे होंगे, बयान होंगे, जलसा आम में तकरीरें भी होंगी, सब कुछ होगा। तो नाज़रीन, ये अब तक की तस्वीर का ख़ुलासा था और इसमें आखिरी बात जो है वो ये है कि 13 और 14 अगस्त की रात को इमरान खान जो जलसा करना चाहता है, जो जलसा करने वाला है, ये समझ लीजिए कि इसका आखिरी कार्ड है जो वो चलाने वाला है। इस जलसे में कितने लोग आएंगे, ज़ाहिर है मेरे अंदाजे के मुताबिक इनकी जो तवक्को है उससे बहुत कम लोग आएंगे। ये उतना बड़ा मजमा नहीं कर सकेगा कि असाब पर असरअंदाज हो सके। लेकिन एक टेक्निकल बात मैं बता दूं, अगर बड़ा जलसा इसने कर लिया तब भी ये रेफरेंस तो वापस होने वाले नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन पर इसने हर तरह से दबाव डालकर भी देख लिया, दबाव डलवा कर भी देख लिया, मामला इसके हाथ से निकल गया। अब ये जलसा करके भी देख लीजिए, इसका आखिरी कार्ड भी नाकामी से 2-4 होने वाला है। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।